नंबर सिस्टम के अगले टाइप में हम शुरुआत करते हैं विभक्त होने के नियम से। तो सबसे पहले विभक्त होने का नियम क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। विभक्त होने के नियम क्या है, मतलब जैसे कि आप कौन सी संख्या को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, किस संख्या को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भाग दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे के नियम हम यहाँ पर देखने वाले हैं ना, विभक्त होने के नियम जिसको बोला जाए। तो सबसे पहले सिंपल सा देखा होगा आपने कि 2 से विभक्त होने का नियम क्या होता है, ये तो सभी लोगों को ऑलरेडी पता होता है ना भाई। कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होती है, ठीक है, जब उसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्या आए तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। अब बताओ, जैसे यहाँ पर संख्या लिखी है 1522, क्या ये 2 से विभाजित हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अगली संख्या लिखी है यहाँ पर 315, बताइए क्या ये 2 से विभाजित होगी? नहीं होगी, है ना। तो 2 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है, यहाँ पर जो है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या फिर क्या आना चाहिए? 8, तब वो संख्या जो है 2 से विभक्त होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं अगला नियम हो जाता है किसका? 3 से विभक्त होने का नियम। तो 3 से विभक्त होने का नियम क्या होता है? 3 से विभक्त होने का नियम क्या होता है? दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। दी गई संख्या, जैसे कोई भी संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पर 1, 5, 3 लिखा है, 153 है ना। अब इसके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 1 और 5 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9, 9 3 से विभाजित है, इसका मतलब 153 में भी 3 का भाग चला जाएगा। ये देखो 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 5 15, 3 एकम 3 जाएगा। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या ली है 1 5 6 4 3 2। अब बताइए क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो इसमें अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखें अंकों का योग, 1 और 5 6, 6 12, 4 16, 3 19 और 2 21 है। अंकों का योग कितना आया? 21। 21 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब जो है ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। क्लियर है। और यदि ये संख्या यहाँ पर ऐसा लिखा है 56,432, तो अब अंकों का योग कितना हुआ? 20। 5 6 11, 4 15, 3 18, 2 20। 20 में 3 का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। ये देखिए आप 3 से भाग देके देख सकते हैं आप। 3 एकम 3, कितना बचा? 2। ये क्या हो जाएगा? 26। फिर से क्या हो जाएगा? 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और अंत में क्या हो गया? ये 2 बच गया। भाग गया क्या? नहीं गया है ना। तो 3 से विभक्त होने का नियम होता है दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए, ठीक है। ये 3 से विभक्त होने का नियम है। फिर अगला नियम आता है 4 से विभक्त होने का नियम। तो 4 से विभक्त होने का नियम क्या होता है? 4 से विभक्त होने का नियम होता है कि दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या का क्या मतलब है? जैसे एक आंकड़ा लिखा हुआ है 15,140। अब इसमें दहाई और इकाई का अंक क्या है? 4 और 0। 0 है इकाई का अंक, 4 है क्या? दहाई। हमने परिभाषा में पढ़ा है कि दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो बताओ दहाई और इकाई के अंकों से क्या बना यहाँ पर? 40। तो 40 में 4 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। इसके आगे आप कुछ भी लिख दो, कोई भी संख्या हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभक्त हो जाएगी। ये देखो 4 का भाग देके देखते हैं हम यहाँ पर। 4 6 24, 1 बचा, ये 11 हो गया, 4 दूनी 8, 3 बचा, फिर 34 हो गया, 4 अट्ठे 32, 2 बचा, 4 पंचे 20, 1 बचा, फिर क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, 3 बचा, 4 सत्ते 28, सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पर, फिर से 4 6 24, कितना बचा? 1, ये हो गया 11, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 2 बचा, ये 21, 4 पंचे 20, 1 बचा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 15, और ये क्या बन जाएगा? 4 तिया 12, 3 बचा, फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 बचा, यानी कितना हो जाएगा? 31, तो ये बनेगा 4 सत्ते 28, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20। ये देखो पूरा जो है यहाँ पर भाग चला गया, क्योंकि दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या जो है 4 से विभक्त थी। फिर से कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे हमने एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 3 1 5 4।
अब यहाँ पर दहाई और इकाई के अंकों से क्या संख्या बनी है? 54। बताइए क्या 54 में 4 का भाग जाता है? पूरा पूरा नहीं जाता, तो ये संख्या भी 4 से विभक्त नहीं होगी। ये देखो आप आंसर की जांच बिल्कुल कर सकते हैं। 4 से भाग देते हैं ना, तो सबसे पहले 4 सत्ते 28, कितना बचा? 3। ये क्या बन जाएगा? 35। फिर से 4 अट्ठे 32, कितना बचा? 3। ये क्या हो जाएगा? 34। अब 34 में 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं। यहाँ पर आंसर कैसा आएगा? दशमलव में। तो क्या नियम है कि दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या, जैसे अब बताओ ये संख्या लिखी है, क्या ये 4 से विभक्त है? बिल्कुल है, क्योंकि दहाई और इकाई से क्या बना है? 84। 84 में 4 का भाग जा रहा है, मतलब ये पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है। फिर इसी प्रकार से अगला आंकड़ा लिखा है 2 3 5 7 8 0। बताइए क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? क्योंकि दहाई और इकाई से क्या बना है? 80 बना है ना। 80 में 4 का भाग चला जाता है, तो यहाँ पर दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से विभक्त होना चाहिए। ये है 4 का नियम। ठीक है। अब इसके बाद जो है 5 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है? ये तो सीधी सी बात है, 5 से विभक्त होने का नियम सबको पता है। यदि इकाई के अंकों में 0 और 5 आता है तो वह संख्या 5 से विभक्त होगी। इकाई के अंक क्या रहना चाहिए? 0 या फिर 5। ठीक है। अब 6 का कोई नियम नहीं होता, 7 का कोई नियम नहीं होता, 8 का नियम कहते हैं। 8 से विभक्त होने का नियम हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। तो ये सम आंकड़ों में एक सा नियम चल रहा है, ध्यान देना। जैसे 2 से विभक्त होने का नियम क्या था कि इकाई के अंक 0 2 4 6 8 आए, ऐसा भी पढ़ सकते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई इकाई के अंक यदि 2 से विभाजित हो रहे हैं तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो कि इकाई का अंक किससे विभाजित होना चाहिए? 2 से विभाजित होना चाहिए, तो वह पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये देखो इनका नियम एक सा है। जैसे 2 का नियम क्या हो गया? इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। 4 का नियम क्या हो गया? दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। और इसी प्रकार से क्या रहता है? 8 से विभक्त होने का नियम। अब 8 से विभक्त होने का नियम में क्या 3 आंकड़े आ जाते हैं? कौन कौन से? सैकड़ा, दहाई और क्या? इकाई। सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या किससे विभाजित होना चाहिए? 8 से। तो वह पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। जैसे हमने एक उदाहरण ले लिए, यहां पर लिखा है 10816। अब यहां पर क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? तो बिल्कुल देखो, क्योंकि 3 अंक सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से विभाजित हो रही है। क्या बना सैकड़ा, दहाई और इकाई से? 816। 816 में 8 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर भाग देके देखें हम 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आंसर की जांच कर रहे हैं। तो सबसे पहले 8 का भाग दिए, 8 एकम 8, कितना बचा? 2, 28 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर भाग दे दीजिए, 8 तिया 24, कितना बचा? 4 बचा। फिर 8 पंचे 40, 1 बचा, 8 दूनी 16, चला गया पूरा पूरा। क्योंकि सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से विभक्त थी, इसलिए ये संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक है। तो ये गुणे के रूप में चलता है। जैसे ये 2 से विभक्त होने के नियम में इकाई का अंक देखा जाता है, 4 से विभक्त होने के नियम में दहाई और इकाई का अंक देखा जाता है, 8 से विभक्त होने के नियम में सैकड़ा, दहाई और इकाई देखा जाता है। इसी प्रकार से आ जाता है क्या? 16 से विभक्त होने के नियम में क्या क्या देखोगे आप? 1000, सैकड़ा, दहाई और इकाई। तो ये नियम क्रमशः चलते रहता है। तो बहुत सिंपल सा है, 2, 4 और 8 का नियम याद रहेगा। एक में इकाई, दूसरे में दहाई इकाई, और तीसरे में क्या है? सैकड़ा, दहाई और इकाई। 6 का नियम नहीं है, 7 का नियम नहीं है। अब आ जाते हैं क्या? 9 से विभक्त होने का नियम। 9 से विभक्त होने का नियम, तो ये नियम वैसा ही है जैसा नियम किसका था? 3 का था। 3 में क्या हो रहा था? अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा था। और 9 में क्या हो जाएगा? यहां पर अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। बनेगा। सिंपल सा पैटर्न है, ज्यादा कठिन नहीं है ये, बिल्कुल 2, 4, 8 तो बन जाएगा। एक में इकाई,
दूसरे में दहाई से इकाई, तीसरे में सैकड़ा दहाई इकाई, और यहाँ पर 3 और 9 का एक सा नियम है। इसमें क्या था, अंकों का योग 3 से विभक्त है, और इसमें क्या है, अंकों का योग किससे विभाजित, 9 से। बताओ तो फिर ये संख्या लिखी है 15,140, क्या ये 9 से विभाजित है? बताइए। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर अंकों का योग कितना आ रहा है, 11 आ रहा है ना, 1 5 6 1 7 4 11। अब 11 में 9 का भाग जाता है क्या? नहीं। तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। क्या ये बताओ, ये संख्या 3 से विभाजित है? नहीं है, क्योंकि अंकों का योग क्या आ रहा है, 11। 11 में 3 का भाग भी नहीं जाता है। ठीक है। अब यदि यहां पर एक आंकड़ा और लिख दिया जाए तो बताओ क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? अभी भी नहीं है, है ना, क्योंकि अभी अंकों का योग कितना हुआ है, 15। 15 में 9 का भाग नहीं जाता। अब बताओ क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? क्योंकि 15 में 3 का भाग चला जाता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित है और 9 से विभाजित नहीं है। तो 3 और 9 का नियम एक सा होता है ना। इसके बाद जो है यहाँ पर हम देखते हैं 10 से विभक्त होने का नियम। तो 10 से विभक्त होने का नियम सीधा सीधा है, क्या, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 से विभक्त होने का नियम क्या होता है, इकाई का अंक क्या आ जाए, 0। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं था यहाँ पर, ये सारी चीजें जनरल सी बात है, सबको पता रहती हैं कि भाई 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, या 5 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, या 10 से विभाजित संख्या कौन सी है। ठीक है, फिर भी मैंने इन सबको बता दिया कि कैसे कैसे डिवाइड होता है। क्लियर है? तो बन जाएगा ये सारे नियम। अब आ जाते हैं किससे, 11 से विभक्त होने का नियम। तो 11 से विभक्त होने के नियम में थोड़ा सा आप देख लेना। 11 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के इकाई की ओर से चलने पर सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 हो। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के लिए कोई भी एक संख्या लेते हैं, यहां मैं साइड में लिख देता हूं, आप थोड़ा सा कवर कर लेना। हमने एक संख्या लिखा 540521। अब इसमें क्या है, दी गई संख्या की इकाई की ओर से चलना है। तो इकाई की ओर से चलना है मतलब किस तरफ से चलना है, एक की तरफ से, इधर आना है ना। ठीक है, तो यहां से जब चलेंगे तो सम स्थान और विषम स्थान, अंक नहीं, सम अंक विषम अंक नहीं, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 हो। शायद ये एक दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको इस तरफ लिख देता हूं। ठीक है, सम स्थान अब क्या कहलाएगा बताओ, जैसे ये आंकड़ा है 154,0452, सम स्थान क्या कहलाएगा भाई, पहला वाला स्थान कौन सा होता है, विषम, दूसरा क्या होता है, सम, तीसरा विषम, फिर सम। तो सम स्थानों के अंकों का योग बताओ कितना आ जाएगा, यहां पर 10। सम स्थान में 5 था, फिर क्या था, 0 था, फिर 5, तो सबको जोड़ दिए तो कितना आया, 10। और विषम स्थान के अंकों का योग भी निकाल लो, 2 4 6 4 10 और 1 11। सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर कितना आना चाहिए, 0 आए या फिर 11 आए, तो वह संख्या 11 से विभक्त होती है। यहां पर दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभक्त नहीं हो गई। ध्यान देना है ना, कौन सी संख्या होती है जिनमें अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 है। जैसे उदाहरण में ये लिखा है, हम यहां पर लिखते हैं 7 8 7 8 7 8। और एक और लिख लीजिए अब, ये 3। अब देखो यहां पर किस तरफ से चलना है, इधर से नहीं चलना है, इकाई के अंक से चलने पर। सम स्थान, तो सम स्थान में क्या क्या आ रहा है, 8, फिर से 8 और फिर से 8, ये आ रहा है ना। तो सम स्थान के अंकों का योग कितना हुआ, 24। और विषम स्थान के अंकों के योग की बात की जाए तो ये पहला स्थान विषम होता है, फिर तीसरा होता है, फिर 5वां होता है, फिर 7वां होता है। तो 3 7 11 और 7 18 और 7 कितना हो जाएगा, 24। सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, तो इनका अंतर कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभक्त है। यदि इनका अंतर 0 अथवा 11 आता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी।
ठीक है। अब देखो आंसर की जांच करना है, बिल्कुल आप यहाँ पर 11 का भाग दे सकते हैं कि यह संख्या 11 से विभक्त हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं, ये कितनी बार जाएगा? 7 बार। 11 सत्ते 77, एक बचा, फिर से 11 एकम 11, कितना बचा? 6, फिर से 11 छिंग 66, 2 बचा, 11 दूनी 22, 5 बचा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 11 पचे 55, 3 बचा, 11 तिया 33, ये पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है। तो क्या लिखोगे आप? सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, है ना, ऐसा लिखना। सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 हो। अभी अंतर 0 आया है, यदि किसी कंडीशन में ये 11 आता है तब भी वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो बनेगा ये सारी चीजें सिंपल सा। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। 2, 4 और 8 के नियम 1 से हैं, उसी प्रकार से 3 और 9 के नियम है 1 से, है ना। अब देखो और भी कुछ नियम है जो हम इनको ऐड करके हम बना सकते हैं। तो ये चीजें तो सभी को स्पष्ट हो गई होंगी कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड है। इसका यूज कहाँ होगा, अभी आगे के क्वेश्चनों में वो चीजें पता चलेंगी, है ना। और ध्यान देना, ये क्वेश्चनों के साथ साथ बेसिक में भी यूज होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसी संख्या तो लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 15, 7, 2, 4, 5, 3 और इधर लिखा है 124 या 125। अब इसके बाद जैसे इनको काटना रहता है ना, तो वो संख्याओं का पहाड़ा पढ़ पढ़ के देखते हैं कि भाई 2 से भाग जा रहा है कि नहीं। इधर 2 से भाग दे के देखेंगे, फिर इधर भी 2 से भाग दे के देखेंगे। ऐसा टाइम पास टाइप से करते हैं। ऐसा नहीं करना, हमको नियम पता है कि भाई 2 से क्या नियम होता है। जो संख्या के इकाई का अंक 2 से विभाजित है वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। अब बताओ क्या यहाँ पर 2 का भाग जाएगा? क्या नहीं जाएगा। तो फिर 2 का भाग ट्राई करने की क्या जरूरत है। अब बताओ 3 से विभक्त होने का नियम, भाई 2 से नहीं जाएगा, 2 से छोड़ दो। 3 से विभक्त होने का नियम, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो पहाड़ा पढ़ के मत देखो, सीधा सीधा अंकों का योग कर दो। 1, 5, 6, 7, 13, 2, 15, 4, 19, 5, 24, 3, 27। ऊपर 3 का भाग चला जाएगा। नीचे देखें 1, 2, 3, 5, 8 नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, नीचे 8 आ रहा है अंकों का योग। इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो ऐसे चेक करते हैं, ऐसे में स्पीड कैलकुलेट होती है। एक एक चीज यहाँ पर मायने रखेगी, है ना। जो छोटी छोटी चीजें भी आप पढ़ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चनों में आए तभी आप उसका यूज करो। मैं बता रहा हूँ बेसिक है ये, और ये चीजें तो आपसे बनना चाहिए। कंपटीशन की तैयारी में ये सिखाने की जरूरत नहीं होती है कि कौन सी संख्या किससे विभाजित हो रही है, फिर भी मैं आप लोगों को सिखा दे रहा हूं। तो आपकी प्राथमिकता है कि आप इस चीज को अच्छे से कवर करें, अच्छे से मेहनत करें। इसके बाद देखते हैं हम ऐसे आंकड़े जो कि विभाजिता के नियम में शामिल नहीं होते और उनको हमको अलग से बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आंकड़े की बात की जाए, अभी हमने आप नियम देखे, यहाँ पर 2 का बनने लगा, 4 का बनने लगा, 8 का, 3 का, 9 का, और ऐसा है कि 5 और 10 का तो ऑलरेडी याद था। अब जैसे 6 से विभक्त करने की यदि बात की जाए कि भाई 6 से विभक्त करने का कोई नियम नहीं होता, लेकिन हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं और उसके थ्रू जो है हम यह नियम बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमने देखा है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आते हैं, 2 और क्या आते हैं, 3, मतलब 2 तिया 6 अभाज्य गुणनखंड है ना 6 के ये। तो अब इनमें जो है क्या है कि जिस संख्या में यदि 2 का और 3 का दोनों का भाग जाएगा वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। ये नियम बन गया किसका? 6 का। अब जैसे संख्या लिखी है ये 54,132 लिखा है। अब यहाँ पर बताओ क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है? अब बताओ क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है? तो देखें 5, 4, 9, 1, 10, 3, 13 और 2, 15 है, बिल्कुल। तो मतलब यहाँ 2 का भी भाग जा रहा है और किसका भाग जा रहा है? 3 का भी भाग जा रहा है। तो सीधी सी बात है, ये जो संख्या है वो 6 से भी विभाजित होगी। ये देखो आंसर की जांच कर सकते हैं हम। 6 से भाग दिए, 6 नाम 54, फिर 1 में भाग नहीं जाता, 0, 6 दूनी 12, 1 बचा, फिर से 6 दूनी 12 चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि 54,132 में दोनों नियम फॉलो हो रहे हैं। इसमें 2 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी भाग जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या 6 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। तो कोई भी नियम आप ऐसा बना सकते हैं सहअभाज्य गुणनखंड के आधार पर। अब भाई हमने 12 का नियम नहीं पढ़ा है, 12 का नियम नहीं पढ़ा है, तो 12 के सहअभाज्य गुणनखंड निकाल लो। तो 12 के सहअभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे बताओ?
अब यदि आप बोलो कि 2 और 6 तो ये सहभाज्य है क्या? ये नहीं है। क्या होते हैं सहभाज्य? क्या होते हैं? ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो। मैंने पहले ही दिन बताया था ये चीजें कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ना, संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो। अब बताओ 2 और 6 क्यों नहीं है? क्योंकि इनका महत्तम समावर्तक कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 12 के सहअभाज्य जोड़े क्या क्या है? 3 और 4 है। तो हमें 3 का नियम भी पता है और 4 का नियम भी पता है। मतलब जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 12 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे सिंपल सा उदाहरण ये लिखा है 14,144। बताइए क्या ये संख्या 4 से विभाजित है क्या नहीं? देख के बताना, भाग दे के नहीं। है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हमने 4 का नियम पता है, पढ़ा है। क्या है कि ये दो संख्याएं दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होती हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। मतलब यहाँ पर 4 का भाग जा रहा है। अब 3 का देखें चेक करके, तो 3 का नियम क्या होता है? अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 1 4 5 6 4 10 4 14 क्या 3 से विभाजित हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। लेकिन वहीं पर यदि हम इस संख्या को ऐसा लिख लेते हैं तो बताओ क्या अब ये 4 से विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है, क्योंकि दोनों अंक विभाजित हैं 4 से। 3 का नियम 4 4 8 1 9 4 13 14 और 1 15। 15 में 3 का भाग जाता है, मतलब ये संख्या 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? 12 से। ये देखो आंसर की जांच कर रहे हैं हम यहाँ पर। 12 का भाग देंगे, सबसे पहले 11 में नहीं जाएगा तो 114 में देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 में क्या हो जाएगा यहाँ पर 108। कितना बचा? 6। अब ये क्या हो जाएगा 61। 12 पंचे 60, 1 बचा तो 12 एकम 12, 2 बचा, 12 दूनी 24। ये देखो पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो ऐसे आप कोई भी नियम बना सकते हैं। तो ये देखो हमने एक नियम बना लिया, किसका? 6 से विभक्त होने का नियम बनाया। तो बताओ 6 से विभक्त होने का क्या नियम रहेगा? जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। फिर इसके बाद 7। अब 7 का नियम इसलिए नहीं बनता क्योंकि 7 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 7 केवल किससे डिवाइड होता है? 7 से डिवाइड होता है, इसलिए 7 का नियम नहीं बनता। 8 का हमने पढ़ा, 9 का हमने पढ़ा, 10 का हमने पढ़ा, 11 का पढ़ लिया। अब ये बन गया क्या? 12 से विभक्त होने का नियम। तो 12 से विभक्त होने का नियम क्या रहेगा? जो संख्या 3 और 4 प्रत्येक से विभाजित होगी वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। 12 का नियम बन गया। भाई अब आपको 15 का नियम बनाना है तो ये भी बन जाएगा। 15 का नियम क्या रहेगा बताओ? इसके सहभाज्य क्या क्या निकल के जाएंगे? 3 और 5। मतलब जो संख्या 3 से डिवाइड हो और 5 से डिवाइड हो तो वह संख्या 15 से भी डिवाइड हो जाएगी। बन गया। 18 का नियम बनाना है आपको। 18 का नियम बन गया। 18 का नियम क्या रहेगा? जो संख्या 2 और 9 प्रत्येक से विभाजित हो वह 18 से भी विभाजित हो जाएगी। बनेगा। 18 का नियम बन गया। अब यहाँ पर आपको 21 का बनाना है। तो 21 का बनाना है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं 21 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 21 में अभाज्य गुणनखंड जब आप निकालोगे तो क्या आएंगे? 3 और 7। अब 3 का नियम तो है लेकिन 7 का नियम नहीं है, तो वहां पर 7 का भाग देके देख लो आप। ठीक है, क्वेश्चन ऐसी ही संख्याओं से ज्यादा आते हैं। या फिर जैसे लिखा रहेगा भाई 4 क्वेश्चन आते कैसे हैं देखो इनमें से। अब बड़ी संख्याओं का नियम बनाना मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि इनसे क्वेश्चन की कंडीशन बनती है, और कैसे बनती है उस चीज को थोड़ा सा समझो। यहाँ पर क्वेश्चन आने की संभावना क्या रहती है? जैसे लिखा है 4 ऑप्शन लिखे हैं ये, अब हो सकता है देख लेना अब गलत भी हो जाए ये ऑप्शन कुछ कुछ। 15,144 लिखा है, 18,324 लिखा है और 20,452 लिखा है और 15,132 लिखा है। अब यहां पर जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, आपको बताना है निम्न में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित है। अब यहाँ पर 2 से ज्यादा संख्या भी हो सकती है, मैंने ये आंकड़े मन से बनाया हुआ है, पर क्वेश्चन की कंडीशन बता रहा हूं, आप उसको समझिएगा, है ना। निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित है। तो लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए, इसमें भी पूरा की पूरा 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं, इसमें भी पूरा की पूरा 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं, इसमें भी चारों ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। तो होता क्या है कि हम एक क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो बस ये समय बचाने के लिए सीधा सीधा आप 18 के सहभाज्य गुणनखंड निकाल लो। क्या क्या निकल के जाएंगे? 2 और 9। मतलब जिस संख्या में 2 और 9 का नियम लग रहा है वह संख्या 18 से विभाजित हो जाएगी। अब 2 से तो सारी संख्या डिवाइड हो रही, हमको सिर्फ किसका चेक करना है? 9 का चेक करना है। तो 9 का नियम क्या कहता है?
अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 और 2 7, 4 11 और 2 13 है क्या? नहीं, पहली संख्या डिवाइड नहीं है 18 से। दूसरी 4 4 8 1 9 5 14 और 1 15, ये भी नहीं है। 4 2 6 3 9 और 9 18, ये संख्या 2 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है, मतलब ये संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त है। इसको भी चेक कर लें, 2 3 5 6 5 11 और 1 12, ये भी विभाजित नहीं है। तो निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित है? तो ये तीसरी वाली संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको विभाज्यता के नियम पता रहना चाहिए और संख्याएं कैसे विभाजित करना वो भी। और यहाँ पर तो छोटा सा है कि भाई 18 से विभाजित, कुछ लोग 18 का पहाड़ा पढ़ लेते। कई बार ये क्वेश्चन ऐसा आता है थोड़ा सा बड़े में, 18 का 20 तक नॉर्मली लोगों से पहाड़ा बनता है, तो ये क्वेश्चन ऐसा आता है 24 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए, 24 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए, या फिर यहाँ पर लिखा रहेगा कि 27 से विभाजित होने वाली संख्या। अच्छा चलो बताओ, अब यहाँ पर जैसे लिखा है कि 24 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए, तो किसका नियम लगाओगे आप? किसका नियम लगाओगे? 24 का पहाड़ा तो बनेगा नहीं, किसका नियम लगाओगे? 3 और 8 का, है ना। ये इसके सहभाज्य गुणनखंड है, 3 8 24 होता है, तो जिसमें 3 का भी नियम लगे। अच्छा चलो, ये फिर से यही ऑप्शन दिए हैं। अब आप बताओ यहाँ पर कौन कौन सी संख्या जो है वो 24 से पूर्णतः विभक्त है? तो 3 और 8, तो बताओ 3 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले जो डिवाइड नहीं कर रही उनको निकाल देते हैं ना। तो 2 4 6 5 11 और 1 13, ये 3 से ही डिवाइड नहीं हो रही है, तो 24 से क्या डिवाइड होगी? मतलब पहला ऑप्शन कैसा है? गलत। 1 5 6 1 7 4 11 और 4 15, ये 3 से डिवाइड हो रही है। अब देखें क्या 8 से डिवाइड है? 8 का नियम क्या कहता है? सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो 8 एकम 8, 6 बचा, 8 नहीं है 64, मतलब ये संख्या 3 से भी विभाजित है और 8 से भी विभाजित है। तो ये किससे विभाजित हो जाएगी? 24 से। इसको चेक करते हैं, बताओ क्या ये 8 से विभाजित है क्या? नहीं है। देखो ना, 324 में 8 का भाग चला जाएगा कि 8 चौके 32, 4 बच गया, है क्या? नहीं। तो 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर देख लो आप, 8 से डिवाइड हो रहा है क्या? 8 एकम 8, कितना बचा? 5, 52, नहीं हो रहा। ये भी कैसा है? गलत। तो कौन सी संख्या जो है 24 से विभाजित थी? दूसरी। 3 या 8, जो दोनों नियम जहां पर लागू होंगे वही आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर विभाज्यता से रिलेटेड आते हैं, तो आपको ये क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इसके लिए प्रैक्टिस भी क्या, आप सिर्फ विभाज्यता के नियम कंफर्म कर लो कि उसमें नो डाउट रहे, तो बिल्कुल आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ध्यान देना थोड़ा सा कि अभी जो है हम लोग मैथ्स की शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको भी फेस करना पड़ रहा है। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो आपको लिखना पड़ रहा है पेन से, है ना। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखा लिखाया नहीं मिल रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, थोड़ा सा मेहनत लगेगी इस पर ये जो है 10 से 15 दिनों में ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि आपको जो है क्वेश्चन मैं बोलूँगा नहीं, बल्कि आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे देखने लगेगा। आप जो सामने देख रहे हैं आपका डिस्प्ले, जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे स्लाइड में जो है ये क्वेश्चन देखने लगेगा आपको, है ना। तो अभी थोड़ा सा 10-15 दिन एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि उस पर अभी थोड़ी सी मेहनत जारी है, उस पर टाइपिंग करना थोड़ा सा वर्क बहुत है उस पर, है ना। तो अभी थोड़ा सा इसलिए मैं जो है बेसिक से शुरुआत किया हूँ कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत ना पड़े आपको, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करते हैं। हम यहाँ विभाज्यता से रिलेटेड चल रहे थे। विभाज्यता से रिलेटेड जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 6735*1, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूरा है 6735*1 में स्टार का मान क्या होगा यदि यह संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक है। स्टार का मान क्या होगा यदि यह संख्या 9 से विभाज्य है, मतलब हमें बताना है कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक आंकड़ा दिया हुआ है। अब स्टार मतलब यहाँ पर कोई एक अंक है, वो हमें नहीं पता क्या है ना। ऑप्शन दिए रहेंगे 3 4 5 6 7 8 9, जो भी XYZ दिए रहे, तो हमें ऐसा अंक बताना है जिससे ये संख्या क्या हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है। और छोटा से छोटा मान, तो बताओ 9 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 और 7 13, 3 16, 5 21 और 1 22। अभी अंकों का योग कितना हो रहा है? 22। तो सीधी सी बात है ये 9 से विभाजित नहीं है, यहाँ कोई ना कोई एक संख्या डालना पड़ेगा तब ये 9 से विभाजित होगी।
तो 22 में कितना और जोड़ें कि वह संख्या 9 के पहाड़े में आ जाए, तो कितना जोड़ोगे 5। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार के स्थान पर क्या रहेगा 5 रहेगा। आया समझ में। फिर से क्वेश्चन है 6735 स्टार 1, स्टार का मान क्या होगा यदि यह संख्या 9 से विभाज्य है। तो भाई 9 का नियम लगेगा। तो 9 का नियम होता है अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। हमने प्रेजेंट में सभी अंकों का योग किया तो योग कितना निकला 22। ये देखो 6 7 13 3 16 5 21 और 1 22। लेकिन यहाँ पर भी कोई ना कोई अंक है, तो वो कौन सा अंक होगा जिससे ये 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित मतलब 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 22 के बाद कौन सी संख्या आती है 9 के पहाड़े में 27, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा 5। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बनेगा। चलो फिर से अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन इसमें है, जैसे यहाँ पर लिखा है, ध्यान देना 156 स्टार 942, स्टार का मान क्या होगा यदि यह संख्या 11 से विभाज्य है। बताइए, यदि यह संख्या 11 से विभाज्य है, स्टार का मान बताना है। यहाँ पर कौन सा अंक आएगा आपको ये बताना है। तो अब इसके लिए 11 का नियम पता रहना चाहिए, तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बताओ 11 का नियम क्या होता है। इकाई दी गई संख्या के इकाई से चलने पर सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 हो। ठीक है, तो इकाई से चलना है तो सम स्थान विषम स्थान देख लें। तो ये 4 किस में आएगा, 2 किस में आएगा, पहले बताओ सम में आएगा या विषम में आएगा। अंक नहीं, स्थान। ये जो है पहला स्थान कौन सा रहेगा विषम, फिर दूसरा स्थान क्या रहेगा सम, तीसरा फिर से क्या रहेगा विषम सम। ये स्थान है, अंक की बात नहीं हो रही है ना। इकाई से चलने पर सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर। तो विषम स्थान का योग निकाल लें, यही अंक आ रहे हैं ना विषम स्थानों में। तो विषम स्थानों का योग कितना आ गया 2 9 11 और 6 17 और 1 18। ये विषम स्थानों के अंकों का योग है। और इसी प्रकार से सम स्थान के अंकों का योग देखें तो यहाँ पर 4 अभी यहाँ छोड़ दो और ये क्या है 5 9। तो 11 से विभाज्य कब होगा, जब विषम स्थान और सम स्थान के अंकों के योग का जो अंतर है वो कितना आए 0 आए या फिर क्या आए 11 आए, है ना, तब आएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट में अंतर कितना आ रहा है 9। तो यहाँ पर कोई एक ऐसा आंकड़ा रखो जिससे इनका अंतर या तो 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए 11। तो क्या रखोगे आप यहाँ पर बताइए, क्या रखोगे 9 रखेंगे। 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 और 9 क्या हो जाएगा 18। तो 18 में से 18 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो स्टार का मान यहाँ पर क्या रहेगा 9 रहेगा। ये आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अगला क्वेश्चन देखो फिर से, यहाँ एक क्वेश्चन है लिखा है 1y3y6। ठीक है, इसमें y का मान क्या होगा, क्वेश्चन है 1y3y6, y का मान क्या होगा यदि यह संख्या 11 से विभाज्य है। फिर से बताओ y का मान क्या होगा यदि यह संख्या 11 से विभाज्य है। तो अब यहाँ पर 2 अंक विलुप्त हैं, है ना, दोनों जगह। और अंक कैसे आएंगे 1 से आएंगे। कैसे डिसाइड किए कि 1 से अंक आएंगे, भाई दोनों जगह क्या लिखा है y। यदि एक जगह x लिखा रहता दूसरी जगह y लिखा रहता तो इसकी मीनिंग ये होती कि इसमें अंक कैसे आ रहे हैं अलग अलग, लेकिन दोनों जगह y है मतलब दोनों जगह अंक कैसे आएंगे 1 से आएंगे। तो विषम स्थान तो 6 3 9 और 1 कितना आ गया 10। तो सम स्थान के अंकों का योग भी क्या आ जाएगा 10। तो आप यहाँ 4 और 6 नहीं लिख सकते, ना ही 2 और 8 लिख सकते, ना ही 3 और 7। क्यों, क्योंकि दोनों जगह क्या है y, मतलब एक सा अंक आएगा। तो क्या आएगा y के स्थान पर 5, क्योंकि 5 यहाँ 5 यहाँ। तो सम स्थानों का योग कितना हो जाएगा 10, और फिर 10 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। यानी सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 आया, मतलब वह संख्या 11 से क्या हो गई विभाजित। तो ये है विभाज्यता के नियम से संबंधित क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों से ये बन जाएगा। अगला बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर लिखा है 157 स्टार 234, स्टार का मान क्या होगा यदि यह संख्या 3 से विभाज्य है। बताइए,
स्टार का मान क्या होगा यदि ये संख्या 3 से विभाज्य है? तो अब रूल्स किसका लगेगा? 3 का लगेगा, तो बिल्कुल जोड़ दीजिए। 3 का नियम होता है ना, सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 3 7 2 9 7 16 5 21 और 1 22। अब 22 में क्या और जोड़ें कि ये 3 के पहाड़े में आ जाए? तो 22 के बाद कौन सी संख्या आती है 3 के पहाड़े में? 24। मतलब यहाँ पर क्या जोड़ोगे आप? 24। तो आपका आंसर क्या है? 2 ऐड किए। चलें अगले टाइप में, बस विभाजित से नियम से इतना ही। यहाँ पर हम जो टाइप देखने वाले हैं स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है स्थानीय मान, क्या होता है जातीय मान, क्या होता है ना। जैसे नाम से स्पष्ट है, स्थानीय मान की बात की जाए जो जहाँ पर स्थान विशेष की वैल्यू रहे, है ना। स्थान विशेष की वैल्यू का क्या मतलब है? जैसे ये एक आंकड़ा है 1 5 3 4 7 8, ठीक है। अब यहाँ पर 4 का स्थान क्या है? 4 का स्थान कैसे देखेंगे? तो 4 किस स्थान पर आ रहा है? सैकड़े के स्थान पर आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 4 का जो स्थानीय मान है वो कितना हो जाएगा? 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 4 सैकड़े के स्थान पर आ रहा है, मतलब 400, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे अब 3 का स्थानीय मान की बात की जाए तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बताओ? 3 किस स्थान पर आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। किस स्थान पर आ रहा है? हजार। मतलब 3 का स्थानीय मान क्या है? 3000। और 5 किस स्थान पर आ रहा है? 10,000 के स्थान पर आ रहा है। तो 5 के स्थानीय मान 5 गुणे 10,000 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 50,000, ठीक है। ये किसका स्थानीय मान हो गया? 5 का। अब बताओ 1 का स्थानीय मान क्या होगा? 1 किसके स्थान पर आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1 का जो स्थानीय मान है क्या हो जाएगा? 1 लाख। यानी सीधा सीधा है कि भाई 1 के बाद जितने अंक हैं उतने आप 0 लगा दो, 5 के बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा दो, 3 के बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा दो, तो ये उनका स्थानीय मान हो जाता है, ठीक है। तो स्थान समझ में आया ना। स्थान से याद रखना कि किस स्थान पर आ रहा है तो वो उसका स्थानीय मान। और जातीय मान की क्या बात होती है? जातीय मान मतलब उसकी खुद की वैल्यू, है ना, खुद की क्या जाती है। जैसे अब 4, यदि 4 देखो 4 अकेला रहता, खुद की जाती है, तो इसका मान क्या होता? 4। लेकिन ये सैकड़ा में आ रहा है, इसका स्थानीय मान क्या हो गया? 400। तो समझ आया। अब जैसे जातीय मान की बात की जाए तो 8 का जातीय मान क्या है? 8। 7 का जातीय मान क्या है? 7। 4 का जातीय मान क्या है? 4। मतलब जो खुद की वैल्यू। 1 का जातीय मान क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। और स्थान किस स्थान पर आ रहा है आप उस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, एक कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें स्थानीय मान जातीय मान से ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी रहती हैं जिसमें जातीय मान भी स्थानीय मान से ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ में कभी ऐसा कुछ कमेंट वाले या ऑप्शन राइट टिक करने को आए तो सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे ये आंकड़ा है 2 5 1 8, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, सीधी सी बात है कि ये कंडीशन क्या है? 8 का जातीय मान क्या है? 8। और 8 का स्थानीय मान क्या है? 8, ठीक है। अब 1 का यहाँ पर जातीय मान क्या है? 1, लेकिन 1 का स्थानीय मान क्या हो गया? 10, ठीक है। और इसमें तो बराबर सा आ रहा है। अगली कंडीशन में एक कंडीशन और भी आ सकती है इसमें। चलो थोड़ा सा पहले इस चीज़ को देख लो, मैं इसको समझा देता हूँ, इसके क्वेश्चनों को पहले, फिर बाद में इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्थानीय मान जातीय मान की जो बात हो रही है यहाँ पर, स्थानीय मान स्थान विशेष, जातीय मान मतलब खुद की वैल्यू यहाँ पर, है ना। जैसे अब क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखो, 1 5 4 3 2 8, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा रहेगा कि 3 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए। तो बताओ 3 का स्थानीय मान क्या रहेगा? बताओ 3 का स्थानीय मान कितना रहेगा? 300। और 3 का जातीय मान क्या रहेगा? 3। तो दोनों में कितने का अंतर है? दोनों में कितने का अंतर है? 297। 300 में से 3 घटा दिए तो बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से बोलेगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि भाई 4 का स्थानीय मान, ठीक है, 4 का स्थानीय मान और 5 का स्थानीय मान में कितना अंतर है?
4 का स्थानीय मान और 5 का स्थानीय मान में कितना अंतर है। तो बताओ 4 का स्थानीय मान कितना है 4000 और 5 का स्थानीय मान कितना है 50000। तो ये देखो 50000 इसका स्थानीय मान और इसका कितना है 4000, तो कितने का अंतर है दोनों में 50000 में से 4000 आप कम कर दो तो कितना हो जाएगा 46000। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बनेगा। ये बिल्कुल सिंपल सा टाइप है, पहली दूसरी वाले बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। स्थानीय मान जातीय मान को हम कंपटीशन की तैयारी में कर रहे हैं, थोड़ा सा लेवल हमें चेंज करके चलना पड़ेगा। तो लेवल चेंज करने का मतलब ये है कि भाई इन क्वेश्चनों को कठिन बनाना पड़ेगा हमें। स्थानीय मान जातीय मान सिर्फ इतना अकेला नहीं रटना है, ये तो हमने बहुत पहले भी पढ़ चुके थे और नॉर्मली कोई भी बता सकता है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है 54.321। इसमें क्वेश्चन में है कि 2 का स्थानीय मान बताइए। 2 का स्थानीय मान बताना है। अब बताइए 2 का स्थानीय मान क्या है, ये क्वेश्चन है ना। आता है देखो, जैसे पहला क्वेश्चन ये बन गया कि 2 का स्थानीय मान बताइए। दूसरा क्वेश्चन बना क्या कि 3 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ। 3 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर अगला ये बन गया क्या कि 4 का जातीय मान और 3 का स्थानीय मान अंतर बताइए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दशमलव वाली संख्याओं में तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करना सिंपल सा है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि दशमलव के बाद जो मान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्थानीय मान कैसे कहलाते हैं, जातीय मान कैसे कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 2 का स्थानीय मान बताइए। तो बताओ 2 किस स्थान पर आ रहा है, इकाई में आ रहा है, दहाई में आ रहा है, सैकड़ा में आ रहा है या फिर उनसे भी कम में आ रहा है, क्या होता है। तो 2 जो है इकाई से भी नीचे का स्थान है। ध्यान रखना क्या कंडीशन होती है कि भाई सिंपल से आंकड़े हैं। थोड़ी देर के लिए मैं क्वेश्चन से दूर हट के लेके चलता हूं आपको। यहां पर जैसे ये आंकड़ा दिया हुआ है 543, ठीक है। तो अब यहां पर 3 किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर। मुझे एक बात बताओ, कई जगह आंकड़े में ऐसा लिखा रहता है 543.12 या 543.1 अकेला, चलो सिर्फ इतना ही पढ़ो। क्या मतलब होता है इसका, तो 543.1 का मतलब होता है कि ये जो 0.1 है ये 1 से भी कैसा है, नीचे का है। मतलब उसकी वैल्यू जो है 1 अंक से भी कैसी आ रही है, कम आ रही है, जब तो वो दशमलव के बाद में आया है, यही है ना। तो उसका जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, 1 का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, इकाई से भी नीचे का मान होता है वो, ध्यान रखना है ना। मतलब यदि 1 का स्थानीय मान बोला जाएगा तो 1 का स्थानीय मान आप 1 नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे जैसे 0.1, क्योंकि वो इकाई से भी नीचे है। तो यहां पर जो है 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 0.02, स्थानीय मान की बात हो रही है ना, 0.02 ये रहेगा 2 का स्थानीय मान। और 2 का जातीय मान की यदि बात की जाती तो जातीय मान खुद 1 अंक होता है पर्टिकुलर, तो वो क्या है 2। तो ये कंडीशन है जिसमें जातीय मान स्थानीय मान से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। दशमलव वाली कंडीशन में जातीय मान स्थानीय मान से ज्यादा हो जाता है, जबकि नॉर्मल संख्या में जो है कहना चाहिए आपका स्थानीय मान जातीय मान से ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, 3 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए। तो बताइए 3 का स्थानीय मान क्या है,